अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिग योर ड्रीम्स। आज की वीडियो में हम एफपीएससी एजुकेशन सीरीज के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइटम फॉर्मेट्स हैं जैसे कि एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सेट्रा, उनकी डिज़ाइन के बारे में, डिफरेंट सजेशंस को और उनकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और कहाँ पे हम किस फॉर्म को ज़्यादा अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे, ये वाली सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड चॉइस आइटम्स। अब आइटम फॉर्मेट हमने कैसा चूज़ करना है, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन की थी कि हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ब्लूप्रिंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें कौन से वाला आइटम फॉर्मेट इस पार्टिकुलर कंटेंट के लिए सूटेबल होगा। अगर हम लोगों ने जो लोअर लेवल स्किल्स हैं उनको असेस करना है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस वगैरह को, तो हम लोग उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने हायर लेवल ऑफ थिंकिंग डोमेन्स, हायर लेवल ऑफ लर्निंग डोमेन्स के अंदर बात करनी है, तो उसके लिए फिर हमें कॉम्प्लेक्स आइटम फॉर्मेट्स जैसे कि ऐसे टाइप क्वेश्चन वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा। तो चॉइस ऑफ आइटम फॉर्मेट जो है उसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, और ये बेस करते हैं ऑन द स्किल्स मैयर्ड, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं कि अगर आपको बस अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाने ईजी लगते हैं तो आप किसी नॉलेज टाइप के कंटेंट में से भी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बना दें। तो आपने पर्सनल प्रेफरेंस से नहीं बनाने, बल्कि उसकी बेसिस पे टेस्ट ब्लूप्रिंट के बेसिस पे बनाने हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सिलेक्शन टाइप और सप्लाई टाइप। सिलेक्शन टाइप में 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ट्रू, फॉल्स, मैचिंग एक्सरसाइजेज और मल्टीपल चॉइस। और सप्लाई टाइप में हमारे पास कंप्लीशन आइटम्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस आइटम्स को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड और वाइडली एप्लीकेबल और सबसे ज़्यादा यूज़फुल टाइप है ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स का। और इनको यूज़ करते हुए हम नॉलेज को मेज़र कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को मेज़र कर सकते हैं, और कुछ प्लेसेस पे हम एप्लीकेशन लेवल को भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हम कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दे दें एमसीक्यूज़ में, या कोई ग्राफ की इंटरप्रिटेशन दे दें, तो वहाँ पे हम फिर एप्लीकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब जो मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक स्टेटमेंट होती है, जैसे डैश इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है, और उसके नीचे 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी, ए, बी, सी, डी, ठीक है? समटाइम्स एबीसी होता है, समटाइम्स ई भी होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस वेरी कर सकती हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट होती है और साथ में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। अब इनमें से एक ऑप्शन होगी इस्लामाबाद, लेट्स सपोज़ ऑप्शन बी इस्लामाबाद थी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी सारी इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ये तो हम लेमैन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ये जो स्टेटमेंट होती है एमसीक्यूज़ की, इसको कहा जाता है स्टेम। ये स्टेम ऑफ द एमसीक्यू होती है। और ये जो ऑप्शंस हैं इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स में से जो राइट आंसर होता है वो हमारा आंसर होता है, और जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं, जैसे इसमें ए, सी और डी रॉन्ग आंसर्स हैं, तो इनको हम डिस्ट्रैक्टर्स या फॉइल्स कहते हैं। तो ये इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है। स्टेम जो है वो ये स्टेटमेंट होती है। अब कुछ जगहों पे स्टेटमेंट में डैश डली हुई होती है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे ब्लैंक में फिल होगा इस्लामाबाद। तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेटमेंट स्टेम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे नीचे अगेन ऑप्शन इस्लामाबाद आ जाएगी। तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक हो सकता है। तो स्टेम के अंदर 2 फॉर्म्स आ जाती हैं। देन ऑल्टरनेटिव जो है वो लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशंस है। इनके अंदर वर्ड्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं, फ्रेजेस भी आ सकते हैं। इनको हम ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं, या चॉइसेस कहते हैं, या ऑप्शंस कहते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद, या फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आ जाती है कि डैश इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो सकती है, या डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट है, एक तो उसको लिखना आसान होता है, दूसरा उसको समझना आसान होता है, स्पेशली यंगर स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें एक ज़रा क्लियर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में एक कंप्लीट स्टेटमेंट होती है। जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है उसको समटाइम्स एम्बिग्विटी उसमें आ सकती है, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो ईजियर टू राइट और ईजियर टू कॉम्प्रिहेंड होता है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा वेरियस लर्निंग आउटकम्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, नॉलेज के लिए, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोर्ड एग्जाम्स में यूज़ करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में यूज़ करते हैं, एनटीएस के एग्जाम्स में इसको यूज़ किया जाता है, एमकेट, ईकेट में। मतलब एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबली यूज़ जो आइटम फॉर्मेट है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। अब एमसीक्यूज़ के जो एडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास, कि एक तो ये ऑब्जेक्टिविटी है, इनमें रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है।
तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं। इसके अलावा ये रेंज ऑफ कंटेंट को, काफ़ी सारे कंटेंट को हम कवर कर सकते हैं। मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट कंटेंट एरियाज़ को कवर कर सकते हैं और इसके अलावा मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं एक ही टेस्ट में। जैसे एनटीएस के टेस्ट में इंग्लिश भी होती है, मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो रेंज ऑफ कॉन्टेंट को हम इसमें मेजर कर सकते हैं और ये प्रिसाइजली हायर ऑर्डर प्रोसेसेस के लिए यूज़ हो सकता है अगर हम इसके क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन करें। जैसे इंडिया के कुछ टेस्ट हैं, जैसे आईआईटी जैम वगैरह के जो टेस्ट हैं जेईई के, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मतलब पूरा एक हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस एट सम प्लेसेस इन्वॉल्व होता है। स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह के जो मैंने क्वेश्चंस देखे थे कि दे आर हाईली टेक्निकल और उनमें पूरी रीजनिंग और सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो कुछ केसेस में हम इनको हायर ऑर्डर प्रोसेसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कॉमन कोई एमसीक्यू आए या कॉमन कोई पूछे आपसे कि एमसीक्यू सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है, तो वो लोअर ऑर्डर के लिए ही यूज किया जाता है। फिर इससे हमें डिटेल फीडबैक मिल जाता है, एक पूरी स्कोरिंग हम बता सकते हैं, इंग्लिश में इसके इतने मार्क्स आए हैं, एनालिटिकल में इतने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं, मतलब ये वाला एरिया इसका स्ट्रॉन्ग है, ये वाला एरिया इसका वीक है। और अगेन को एक स्कोरिंग है, मैनुअली भी जल्दी स्कोर हो जाते हैं और अगर आपके पास ओएमआर शीट्स वगैरह अवेलेबल हैं तो कंप्यूटर की ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम से फौरन फौरन उसकी स्कोरिंग हो जाती है। बट लिमिटेशन ये है कि अच्छे एमसीक्यूज बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप ट्रिवियल स्टेटमेंट्स कोई भी बस बुक से उठा के डाल के उसके एमसीक्यू बना दें तो वो जो है वो बनाना तो आसान है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेबल और स्पेसिफिकेशन यूज करके अच्छी तरह से डिजाइन करके एमसीक्यूज बनाए तो उनको बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। फिर अगेन ये कुछ स्किल्स को मेजर नहीं कर सकते, जैसे ऐसे राइटिंग वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स उनको। और तीसरा इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग आ जाती है। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, अगर मुझे सही आंसर नहीं भी आता तो मैं इनमें से कोई ना कोई एक मार्क कर दूंगी। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग हो तो हम गेसिंग को कुछ कम कर लेते हैं कि बच्चे अवॉइड करते हैं वहाँ पे कि इस तरह से तुक्के ना मारे। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हम अक्सर आंसर सारे मार्क कराते हैं और उनमें से समटाइम्स कुछ जो हमारे गेस होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग भी आ जाती है। तो अब अगर हम लोगों ने अच्छे एमसीक्यूज बनाने हैं तो उनके लिए क्या सजेशन होंगी कि एक तो स्टेम बहुत क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। स्टेम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि उसको पढ़ के जो एग्जामिनी है, जो टेस्ट देने वाला बच्चा है, उसको वो स्टेटमेंट पढ़ के पूरी तरह आइडिया हो जाए कि यहाँ पे मेरे से क्या डिमांड किया जा रहा है, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फिर प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। समटाइम्स हम एमसीक्यूज देखते हैं, उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, तो इवन अगर आपको आंसर नहीं भी आता तब भी आप कहेंगे कि ऑप्शन ए, सी और डी ये तो किसी सूरत नहीं हो सकती, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाले जो डिस्ट्रैक्टर है ना, ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर नहीं होते। डिस्ट्रैक्टर वो होता है कि अगर मुझे आंसर नहीं आता तो मुझे डिस्ट्रैक्टर और राइट आंसर में फ़र्क ही ना पता चले। मुझे डिस्ट्रैक्टर भी ऐसे ही लग रहा हो जैसे हाँ, ये भी राइट आंसर हो सकता है, ये भी राइट आंसर हो सकता है, ये भी राइट आंसर हो सकता है। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा एग्जामिनी हो जिसका नॉलेज लेवल लो है या जिसको उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आंसर के जितना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए डिस्ट्रैक्टर को भी, और दोनों चीज़ें उसको अट्रैक्ट करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्टर बिल्कुल ही ऐसे इररिलेवेंट से हम डाल देंगे तो चाहे उसको आंसर आता हो चाहे ना आंसर आता हो, वो अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके उसका सही आंसर दे देगा और वहाँ पे गेसिंग के चांसेस आ जाएँगे। फिर ओवरलैपिंग आंसर्स नहीं होने चाहिए। स्पेशली हमारे पास इस तरह से हम स्टेटमेंट में जो वर्ड्स डाल रहे हैं, उसी तरह के हम डाल दें अपनी उनमें उसमें ऑप्शंस के अंदर। जैसे कि फॉर फ्लड कंट्रोल इन पाकिस्तान विच सिस्टम इज़ यूज्ड, फ्लड रिलीफ सिस्टम। अब वो फ्लड कोई आपस में मैच करके जो कहेगा ये फ्लड रिलीफ सिस्टम है, ठीक ऑप्शन है। एक और चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहा होता है स्टेम का, उस हिसाब के एक ही सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट एक ही ऑप्शन होती है। मतलब यहाँ पे अगर कोई वो उसमें चल रहा है प्रेज़ेंट टेंस के अंदर स्टेटमेंट चल रही है और यहाँ पे बाकी सारी ऑप्शंस पास्ट में दी हुई है, एक प्रेजेंट में दी हुई है, तो वो बच्चे को पहले ही देख के ही पता चल जाएगा कि ये वाली अच्छी लग रही है स्टेटमेंट बोलने में, ये बाकी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरह की चीज़ों से भी गेसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा ऑप्शन सिर्फ एक क्लियरली करेक्ट होनी चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट होगी। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये वाला आइटम फॉर्मेट, लेकिन ये ऑप्शन भी समटाइम्स यूज़ होती है कि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट इन फॉलोइंग एमसीक्यूज। तो उसमें अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, कोई हो सकता है 2 समझ रहा हो किसमें करेक्ट है, कोई 3 का, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो क्लियरली करेक्ट होनी चाहिए। नेगेटिव फ्रेजिंग इन द स्टेम्स यानी नो का इस्तेमाल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नेगेटिव का जो यूज है, अक्सर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट होता है या नन ऑफ दीज होता है, इस तरह की चीजें स्किप कर जाते हैं। तो अव्वल तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के बजाय पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना अनअवॉइडेबल हो तो फिर उसकी जो वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करके कैपिटल्स में और इटैलिक्स में और बोल्ड में लिखना चाहिए ताकि वो बच्चे पढ़ें और उनको स्किप ना कर दें। फिर कंसिस्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर तो स्टेम और
और किसी एक ऑप्शन का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है और बाकियों के नहीं मिल रहे, तो वो स्टूडेंट को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शंस जो हैं उनको अप्रॉक्सिमेटली सेम लेंथ पे रखें। ये ना हो कि ट्रू वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही लंबा हो और फॉल्स वाले छोटे-छोटे से हों, तो उनसे भी उसको गेसिंग हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ आइटम फॉर्मेट आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड टाइप ऑफ आइटम फॉर्मेट जो ऑब्जेक्टिव टाइप में यूज़ होता है वो है मैचिंग एक्सरसाइजेस। मैचिंग एक्सरसाइजेस में हमारे पास एक कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस इस तरीके से दी हुई होती हैं, कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दी हुई होती हैं और हम लोगों ने उनमें से जो रेलेवेंट ऑप्शंस होती हैं उनको आपस में मैच करना होता है। या तो हमने कॉलम सी में लिखना होता है या हमने वैसे यहाँ पे एरोज़ लगा के मैच करना होता है। तो ये मैचिंग एक्सरसाइजेस स्पेशली लो स्मॉल क्लासेस के अंदर 1, 2, 3 में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हाई क्लासेस में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट स्टिल ये यूज़ की जाती हैं। अब इसकी अगर हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक तो इसमें 2 पैरेलल कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम ए है, जो फर्स्ट कॉलम है, इसको हम कहते हैं प्रीमिसेस और ये जो सेकंड कॉलम है जिससे हम ऑप्शंस मैच करते हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सेस। इनके लिए हम आंसर ढूँढते हैं और इनमें से हम आंसर ढूँढते हैं। तो प्रीमिसेस के लिए आंसर को सीक किया जाता है और रिस्पॉन्सेस में से आंसर को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें हम जो स्टूडेंट की एबिलिटी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप के बिटवीन सेट ऑफ सिमिलर आइटम उसको मेजर करते हैं और अगर हमारे पास होमोजीनियस कंटेंट अवेलेबल है तो इसके लिए ये काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड। तो अगर हमारे पास होमोजेनियस कंटेंट है तो ये इसके लिए इकोनॉमिकल मेथड है। होमोजेनियस कंटेंट मतलब एक जैसा कंटेंट हो, ये नहीं कि ये 2 जो कॉलम की जो ऑप्शन है वो मशरिक से पूछे हुए हैं और 2 मगरिब से पूछे हुए हैं। जैसे अगर साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की नेम है और साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ है या साइंटिस्ट की ईयर ऑफ डिस्कवरी है या नेम ऑफ डिस्कवरी है, तो कोई एक टाइप ऑफ आइटम फॉर्मेट लेके उसमें ही मल्टीपल हम चीज़ें एक मैच द कॉलम में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप्स जिनको हम मैचिंग एक्सरसाइज के थ्रू मेजर कर सकते हैं, हम पर्सन्स और उनके अचीवमेंट्स को रिलेट करने के लिए कह सकते हैं स्टूडेंट्स को। डेट्स को हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ के देखें कि जंग प्लासी कब हुई, करारदाद पाकिस्तान कब हुई, इस तरह से चीज़ें हम यहाँ पे प्रेमिसेस में देखें, रिस्पॉन्सेज में हम डेट्स दे लें। फिर रूल्स दे सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स वगैरह, सिंबल्स, ऑथर्स और बुक्स, फॉरेन वर्ड्स और उनके इक्विवेलेंट्स और इस तरह से ये वाले सारे जो रिलेशनशिप्स हैं इनको हम मैचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके थ्रू हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को और रिलेशनशिप्स को मेजर कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में जल्दी से जो है वो मेजर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करना भी ईजी है, लेकिन अगर हमने हाई क्वालिटी आइटम्स बनानी है, जैसे ये नहीं कि रैंडमली चीज़ें उठा के एक कॉलम बना दे, मैच द कॉलम, एक अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी आइटम कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है। लिमिटेशन यही है कि इसमें हम एक तो रोट मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर किसी स्टूडेंट ने डेट्स को रट्टा लगाया हुआ है तो वही ईज़िली कर सकेगा और जिस स्टूडेंट को थोड़ा डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होता है तो उसकी मैचिंग एक्सरसाइज पे बहुत बुरी जाएगी। फिर इसके अलावा इसमें इर्रेलेवेंट क्लूज़ आ सकते हैं, गेसिंग वगैरह आ सकती है और तीसरा ये कि हमें होमोजेनियस मटेरियल मिलना मुश्किल होता है। कि पूरे करिकुलम में से हमें ऐसा मटेरियल ढूँढना पड़ेगा जो एक ही टॉपिक के अराउंड हो या एक ही तरह का रिलेशनशिप शो कर रहा हो और फिर उसका हम मैच द कॉलम बनाएँ। तो होमोजेनियस मटेरियल फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट होता है। सजेशन अगेन यही है कि होमोजेनियस मटेरियल यूज़ करें, फिर अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ और प्रेमिसेस यूज़ करें। जैसे अगर कॉलम ए में 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं या 5 चीज़ें दी हुई हैं, तो कॉलम बी में 7 या 8 रिस्पॉन्सेज़ दिए हुए हैं। उससे ये होता है कि चांसेस ऑफ गेसिंग कम हो जाते हैं। फिर जो लिस्ट्स हैं उनको ब्रीफ रखें, बहुत लंबी-लंबी बातें नहीं नहीं इंक्लूड करें और जो प्रीमिसेस हैं उनको लॉन्गर भी रखा जा सकता है लेकिन रिस्पॉन्सेज को एज़ मच शॉर्ट एज़ पॉसिबल रखें। फिर इंडिकेट करें कि मैच करना किस बेस पे है, कि ईयर ऑफ डिस्कवरी के बेस पे मैच करना है या उनके किसी इन्वेंशन के बेस पे मैच करना है। और तमाम आइटम्स को एक पेज पे रखें, यानी कि आधा कॉलम एक पेज पे और बाकी 2-3 उसकी लाइन्स अगले पेज पे जा रही हैं, तो फिर वो ज़रा एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है और समटाइम्स स्टूडेंट्स पेज टर्न भी नहीं करते तो वो उनकी मार्क्स वगैरह पे फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। फिर ट्रू फॉल्स आइटम या अल्टरनेट फॉर्म क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने आइदर ट्रू या फॉल्स मेजर करना होता है और इससे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेजर कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये लोअर लेवल लर्निंग आउटकम, जैसे कि हम किसी स्टेटमेंट की करेक्टनेस बताएं कि अर्थ इज ग्राउंड या नहीं, अर्थ इज प्लेनेट और नॉट। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ टर्म, हम कोई डेफिनेशन लिख दें उसके आगे हम ट्रू फॉल्स दे दें तो ये इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन या सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ट्रू या फॉल्स। फिर डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्रॉम द ओपिनियन, कि इस्लामाबाद इज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन, तो ये एक फैक्ट है। फिर रिकॉग्नाइज करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के दो स्टेटमेंट्स दे दें, उनके बीच में कोई रिलेशन बता दें और कहें कि ये ट्रू है रिलेशन या नहीं है। तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपने फैक्चुअल कवर करना है शॉर्ट टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा एक यूजफुल चीज़ है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि एक तो लोअर लेवल आउटकम्स तक ये है रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा इसमें गेसिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके अलावा तीसरा मसला ये आ जाता है ट्रिवियल स्टेटमेंट्स, कि आपने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से चीज़ उठा के आपने ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज बना दी है। अब टेक्स्ट बुक में तो वो स्टेटमेंट एक कॉन्टेक्स्ट में आ रही थी, एक पैराग्राफ का पार्ट थी, वो एक लार्जर टॉपिक का पार्ट थी, वहाँ पे वो मेक सेंस कर रही थी। लेकिन जब आपने बिल्कुल उसको उठा के लिख दिया है एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द वर्डिंग, तो वो फिर एक
एम्बिग्युइटी और एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात आ जाती है जिसको अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सजेशन यही है कि आप ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट्स ना यूज़ करें, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर। फिर ट्रिवियल स्टेटमेंट जैसे अभी हमने बात की कि डायरेक्टली बुक से उठा के ना लिखते हैं, यूज़ ऑफ नेगेटिव्स ना लें और स्पेशली डबल नेगेटिव जैसे जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी या इस तरह से मतलब 2-2 नेगेटिव स्टेटमेंट्स एक ही स्टेटमेंट हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स ना यूज़ करें क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग नहीं चेक करनी, उनका फैक्चुअल नॉलेज चेक करना है। तो शॉर्ट, सिंपल स्टेटमेंट्स, ईज़ी स्टेटमेंट्स रखें ताकि उनके लिए उसको समझना आसान हो। इसके अलावा अवॉइड द यूजिंग द ओपिनियन दैट इज़ नॉट एट्रिब्यूटेड टू सम सोर्स। आप कह दें कि ऑल द लॉ ब्रेकर शुड बी हैंग्ड। अब ये वो ट्रू मार्क करेगा या फॉल्स मार्क करेगा क्योंकि ये तो एक ओपिनियन है। अगर तो किसी सोर्स से एट्रिब्यूटेड है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और उसके बाद आप कहते हैं ऑल लॉ ब्रेकर्स शुड बी हैंग, तो फिर तो वो एक स्पेसिफिक सोर्स से एट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन दे रही हैं तो फिर सिर्फ वो बच्चे जो आपकी ओपिनियन के साथ मैच करते हैं वो उसको ट्रू कर देंगे और आप उनको ठीक आंसर दे देंगे, मतलब उनको ठीक मार्क कर देंगे। और जिनकी ओपिनियन आपसे फर्क है आप उनको जो है वो रॉन्ग मार्क कर देंगे। तो ये एक जस्टिफाइबल चीज़ है। तो इस वजह से ओपिनियंस को इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को यूज़ करना चाहिए ट्रू फॉल्स के लिए। फिर अवॉइड यूजिंग ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स दैट आर अनइक्वल इन लेंथ। अगर सारी ट्रू लॉन्ग है, लॉन्ग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और सारी छोटी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो उससे गेसिंग आ जाती है। और अवॉइड यूजिंग मिस अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। सारी ट्रू चली आ रही हैं या एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह के पैटर्न से फिर गेसिंग आ सकती है और इसके अलावा कंफ्यूजन भी आ सकती है कि स्टूडेंट थोड़ी देर अटेम्प्ट करेगा, वो कहेगा ये तो सारे एक जैसे इसी तरह से आए जा रही हैं, तो क्या मैं तो नहीं अटेम्प्ट गलत कर रहा। तो इस तरह से मिस अप्रोप्रिएट नंबर को भी यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। देन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम है उनमें सेकंड टाइप आ जाती है सप्लाई टाइप आइटम, जिसमें दो फर्दर टाइप्स हैं, शॉर्ट आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें सिर्फ फर्क ये होता है कि शॉर्ट आंसर में एक कंप्लीट स्टेटमेंट होती है और फिल इन द ब्लैंक्स में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है। फिर इन दोनों को हमने वन वर्ड या एक फ्रेज या नंबर या सिंबल से ही करना होता है। अब शॉर्ट आंसर या कंप्लीशन क्वेश्चन में आंसर या तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं तो हम उनको शॉर्ट आंसर्स कहते हैं, या वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होते हैं हम उनको ब्लैंक्स कहते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या है कि हम बहुत सारे आइटम्स को क्विकली असेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स, उनको हम क्विकली, मतलब अक्सर ये होता है कि शॉर्ट आंसर में एक छोटा सा मैथ्स का प्रॉब्लम दे दिया जाता है या अलजेब्रा का प्रॉब्लम, तो अब उसको क्विकली सॉल्व करना मुश्किल होता है क्योंकि ऑल्दो उसका आंसर बच्चा वन वर्ड में ही लिखेगा लेकिन उसको उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। फिर चूंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दी भी नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, लोअर चांस ऑफ गेसिंग होता है एज कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज वगैरह, उनमें ज्यादा चांसेस ऑफ गेसिंग होती हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या आ जाती है कि अब एक फिल इन द ब्लैंक है, तो अब उस फिल इन द ब्लैंक में मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी बट स्टूडेंट ने उसको किसी और तरह से जज किया और उसमें कुछ और आंसर पुट कर दिया। लाइक फिल इन द ब्लैंक में बंदे को समझ नहीं आती कि यहाँ मैंने डेट पुट करनी है, किसी बंदे का, किसी साइंटिस्ट का नाम पुट करना है, किसी बुक के बारे में पुट करना है या उसकी डिस्कवरी का पुट करना है। तो समझ में नहीं आता क्योंकि जब तक आपने एक ऐसी स्टेटमेंट डिजाइन नहीं की जिसका पता चले एग्जैक्ट एक ही स्पेसिफिक आंसर होगा, तो वो ओपन टू मल्टीपल आंसर्स हो सकता है अगर वो इस तरह की ब्रॉड स्टेटमेंट हो, और फिर वो सारे मल्टीपल आंसर्स उसके करेक्ट होंगे लेकिन आप उसको ऐसा स्पेसिफाई करेंगे जो आपने अपनी स्कोरिंग की बनाई हुई है, तो फिर ये जरा अनजस्टिफाइबल हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस को जिनका एक स्पेसिफिक वेल रिटन मतलब एक स्पेसिफिक आंसर हो, उसको फ्रेम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है, अदरवाइज वो बहुत एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन क्रिएट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट। तो और ये अनसुटेबल है अगेन फॉर मेजरिंग द कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स। अब डेवलपिंग में एक तो आपने वर्ड आइटम्स आपने ऐसे प्लेस करने हैं कि उस स्टेटमेंट को या उस क्वेश्चन को पढ़ के पता चले कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक आंसर, यहाँ क्या डेट मांगी हुई है, क्या यूनिट मांगा हुआ है, क्या चीज मांगी हुई है, तो स्पेसिफिक आंसर उसमें अवॉइड हो रहा हो। फिर टेक्स्ट बुक से एज इट इज स्टेटमेंट्स को ना लें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपने टेक्स्ट बुक से एज इट इज नहीं उठानी, डायरेक्ट क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेबली यूज किया जाना चाहिए एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि ये फिर भी थोड़े क्लियर होते हैं। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स जो है इनमें एम्बिग्विटी ज्यादा होती है। फिर स्पेसिफाई करना है कि अगर आपने आंसर मैथ्स का कोई क्वेश्चन किया है तो क्या आंसर किलोग्राम में रिपोर्ट करना है या ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में, तो जिस यूनिट में आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आपने साथ में स्पेसिफाई करना है। और लिमिट द नंबर ऑफ ब्लैंक्स इन द कंप्लीशन आइटम्स के, ये नहीं है कि एक इन फिल इन द ब्लैंक के अंदर तीन तीन चार चार जगहों पे आपने ब्लैंक लगाई हुई हो, तो वो तो बिल्कुल ही अपना जो मीनिंग है वो खो देती है और कुछ नई चीज बन जाती है। तो नंबर ऑफ ब्लैंक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी, और ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से उठाई गई इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको पूछने का कोई तो ही नहीं बनता, उसका लर्निंग आउटकम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो वैसे स्टेटमेंट एक टेक्स्ट बुक में थी और आपने बनाते हुए ये सोचा कि स्टूडेंट्स ने इसको तो पढ़ा ही नहीं होगा, इसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, तो ये मैं टेस्ट में डाल देती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रिवियल स्टेटमेंट से भी अवॉइड करना चाहिए। देन आ जाते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स या सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, जिनको हम ऐसे टाइप आइटम्स कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी
कि इन आइटम्स को हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कि एप्लीकेशन, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें इनसे राइटिंग स्किल्स का स्टूडेंट्स की पता चलता है और ये हमारे पास या तो लेंथी और ओपन एंडेड हो सकते हैं जिनको हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं, या फिर ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू सर्टेन वर्ड लिमिट, सर्टेन टाइम लिमिट, सर्टेन नंबर स्कीम पे लिमिट होती है। तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं या फिर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सेल डिवीजन इन माइटोसिस एंड मियोसिस। सो इसको हम वेरियस लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स के लिए यूज कर सकते हैं और सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन अगर नेसेसरी हो कि आपने खुद से लिखनी है, कोई ऑप्शंस नहीं आपको दी हुई, तो ये यूज हो सकती है। और दूसरा, जब आपने लिमिटेड कंटेंट एरिया चेक करना है, अगर आपने 1 चैप्टर का टेस्ट लेना है या 2 चैप्टर्स का टेस्ट लेना है, तब तो आप सब्जेक्टिव टाइप ले सकते हैं। लेकिन अगर 4 से 5 सब्जेक्ट्स का कंटेंट आप इकट्ठा असेस करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप सब्जेक्टिव टाइप लेंगे, तो आप कितने ही क्वेश्चंस बना लेंगे। उस 2 घंटे के या 3 घंटे के टाइम में आप हार्डली 5 से 7 क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो उसमें फिर कंटेंट एरिया इवनली कवर नहीं होता। तो अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, तब ये इतने सूटेबल नहीं है। अगर लिमिटेड कंटेंट एरिया की टेस्टिंग करनी है, तब ये जो ऐसे टाइप आइटम्स हैं, ये सूटेबल होते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, इनके रिस्पॉन्सेज़ या तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आ जाती है जिसके 1 या हाफ पेज तक होता है, और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में अप टू 5 टू 6 पेजेस भी हो सकता है, और इनकी जो लेंथ है वो स्टूडेंट वेरी करते हैं। एडवांटेजेस इनमें हमें हायर ऑर्डर एबिलिटीज का पता चलता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं, एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स इनमें डेवलप होती हैं, और यहाँ पे गेसिंग के चांसेस भी कम हो जाती हैं। लेकिन इनकी स्कोरिंग बहुत डिफिकल्ट और अनरिलायबल होती है क्योंकि इसमें कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो की होती है, की से आपने चेक कर लिया आंसर, आपका एक स्टैंडर्ड वे ऑफ स्कोरिंग आ जाता है। लेकिन ऐसे टाइप में हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं, और आप उनमें से किसको कितने स्कोर्स देते हैं, वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ आ जाती है। तो इनकी जो स्कोरिंग है वो अनरिलायबल भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और उसको बहुत मतलब कॉम्पिटेंटली और एफिशिएंटली करने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर रूब्रिक्स बना के हम इसको करते हैं। इसकी रूब्रिक्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा इसमें कंटेंट सैम्पलिंग, जैसे हमने पहले बात की कि कम होती है। अगर थोड़ा कंटेंट है तब तो आप ये बना सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, तो उसके लिए फिर ऐसे टाइप इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें चीज़ें मिस हो जाएँगी। अब गाइडलाइंस यही है कि एक तो जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट डायरेक्टली आप टेक्स्ट से ना उठाएँ क्योंकि अगेन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है। दूसरा ये कि आप रिस्पॉन्सेज़ को एनॉनिमसली इवैल्यूएट करें। मतलब पेपर चेक करते हुए अगर आप पहले बच्चे का नाम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा-सा बायस आ जाता है। अच्छा, ये वाला बच्चा क्लास में अच्छा था, इसका अच्छा ही पेपर होगा। अच्छा, ये वाला बच्चा तो क्लास में बोलता ही नहीं था, इसने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया होगा। तो इस तरह से ना एक बायस आ जाता है, स्पेशली जब आप 1 साल के से या 1 साल से ज़्यादा अरसे से कुछ टाइम से क्लास के साथ एसोसिएटेड हो, तो वो एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आपकी अपनी पर्सनल उसके अंदर जो ओपिनियन है, वो उसमें अफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप नाम पढ़े बगैर पेपर्स को चेक करें। फिर एग्ज़ामिनीज़ के टास्क जो हैं उनको एक्सप्लिसिटली लिखें। क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि आप ये वाले पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, जैसे एक आउटलाइन दे दें या वैसे उसके एबीसीडी पार्ट्स बना दें और उनके आगे नंबर्स डिवाइड कर दें कि डेफिनिशन के 2 नंबर हैं, डिफरेंस अगर आप देंगे तो 3 नंबर हैं, एग्ज़ाम्पल के आपके 2 नंबर हैं और ओवरऑल ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो इस तरह से टास्क जो है वो उसके एक्सप्लिसिटली बताएँ। फिर क्वेश्चन की वैल्यू बताएँ, नंबर्स वगैरह, और टाइम लिमिट भी साथ मेंशन होनी चाहिए। अक्सर हमारे पेपर्स में ये मेंशन नहीं होती, बट इसमें से जो स्टूडेंट्स जिनके टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है, उनको फिर मसला होता है। तो साथ में टाइम भी होना चाहिए कि टोटल टाइम ऑफ पेपर अगर 60 मिनट्स है, तो आप इस क्वेश्चन पे 7 मिनट लगाएँ, इस पे 8 मिनट लगाएँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू आप साथ में टाइम भी मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ एक पूरे पेपर में 4 से 5 लॉन्ग आंसर्स बना दें, तो इसकी बजाय अगर आप मल्टीपल कंटेंट एरियाज़ में से डिफरेंट शॉर्ट आंसर्स बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ आ जाती है। फिर अवॉइड करें ऑप्शनल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आधे बच्चों ने जो हम या दे देते हैं या और दे देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब आधे बच्चों ने एक अटेम्प्ट किया है, आधों ने एक अटेम्प्ट किया है। ये वाला क्वेश्चन शायद आसान था, ये वाला क्वेश्चन शायद डिफिकल्ट था, तो जिन लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए, जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया उनके मार्क्स कम आ गए हैं, ऑल्दो कि इसके ऊपर उनका एफर्ट भी ज़्यादा लगा है और फिर भी उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन में फिर एक जो है वो इनजस्टिस आ जाती है या एक डिफरेंस आ जाता है कि जिस बेस पे हम उनको असेस कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन क्वालिटी के लिए आपको एक ट्रायल रिस्पॉन्स लिख लेना चाहिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर में दिया है, तो आप अगर खुद उसको आंसर कर रहे होते, अगर आप पेपर दे रहे होते, तो आप उसका क्या रिस्पॉन्स देते? तो इसका एक रिस्पॉन्स लिखने से एक तो आपके पास उसका एक करेक्ट आंसर का एक थोड़ा-सा खाका आ जाता है कि आप उसको एज़ अ नज़र में रखते हुए दूसरे स्टूडेंट्स का देख सकते हैं। दूसरा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी जाएगी और इस पे टाइम कितना लगेगा। फिर एक टेंटेटिव स्कोरिंग की एडवांस में बना लें, जो रूब्रिक्स के थ्रू हम बनाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। स्कोर ऑल क्वेश्चन सारे, अगर जो पेपर है उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो
पहले सारे स्टूडेंट्स का सवाल नंबर 1 आप चेक करके उनको मार्क कर लें, फिर सवाल नंबर 2 पे आप आएँ, सारों का सवाल नंबर 2 चेक करें और फिर आगे चल इस तरीके से करें। ये नहीं कि आप पहले स्टूडेंट ए के सारे लॉन्ग क्वेश्चन चेक करें, फिर स्टूडेंट बी के सारे करें। इसके बजाय अगर हम इस तरह से करते हैं तो एक कंपैरिज़न देखना या किसने ज़्यादा अच्छा काम किया है, किस तरह से मतलब यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम जो बेस्ट आंसर है वो किसका है और किसका थोड़ा एवरेज लेवल का है, तो ये कंपैरिज़न वगैरह करना और उनको उस हिसाब से स्कोर करना आसान हो जाता है। फिर डिसाइड ऑन फैक्टर्स कि क्या अगर साइंस का पेपर है, उसमें किसी बच्चे ने स्पेलिंग और पंक्चुएशन की मिस्टेक की है, तो ये लैंग्वेज का पेपर तो नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे स्पेलिंग के मार्क्स काटेंगे या नहीं काटेंगे? तो ये पहले से आप मेंशन करें पेपर में, ताकि स्टूडेंट को इसका अंदाज़ा हो। क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि साइंस के पेपर में जो है स्पेलिंग का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो स्पेलिंग्स के भी उनमें नंबर काट रहे होते हैं और कुछ नहीं काट रहे होते। तो आप जो है इस तरह की चीज़ों के ऊपर एडवांस में डिसाइड करके रखें। अच्छा, अब हम लोगों ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लिया, हमने टैक्सोनॉमीज़ लगा ली, हमने अपने आइटम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोगों के पास सारा कुछ आ गया है, तो अब हमने टेस्ट को असेंबल कैसे करना है? फाइनली हमने उस टेस्ट को एक टेस्ट की फॉर्म में कैसे शक्ल देनी है? इसमें एक तो चीज़ आ जाती है आइटम रिकॉर्डिंग की। हम लोग तो इतना ज़्यादा आइटम रिकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन जैसे एनटीएस है या इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशंस है, वहाँ पे जब एक टेस्ट आइटम को उसकी डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चेक किया जाता है, तो उसके लिए एक ना आइटम कार्ड्स बनाए जाते हैं। अब तो ये डिजिटल हो गया है, पहले आइटम कार्ड यूज़ होते थे। आइटम कार्ड में यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था टीचिंग स्टूडेंट्स ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है द स्टूडेंट शुड नो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर यहाँ पे उसका डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा 0.4, डिस्क्रिमिनेशन लेवल 0.1 या समथिंग, और यहाँ पे फिर उसका क्वेश्चन दिया हुआ होगा और यहाँ पे उसके आंसर या ऑप्शन जो भी होंगे वो दिए हुए होंगे। तो ये जब एक पूरा आइटम आपने दे दिया है बच्चों को, उनके ऊपर टेस्टिंग कर ली है, उसकी प्री टेस्ट हो चुका है आइटम, तो ना उसके आइटम कार्ड बना के एक आइटम बैंक में स्टोर कर लिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट बनाने लगूंगी तो मेरे पास ये सारे आइटम्स मेरे पास अवेलेबल होंगे और मैं इनमें से ही सिलेक्ट कर लूंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं दोबारा से बुक खोल के नए आइटम्स बनाना स्टार्ट करूँ। मेरे पास अगर 1000 आइटम्स का या 2000 आइटम्स का एक टेस्ट बैंक बना हुआ है, तो उसी में से हम आइटम्स को अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग आइटम्स बहुत एसेंशियल है, इसमें आइटम कार्ड के ऊपर ये हमारे पास सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब हम लोगों ने जब टेस्ट के आइटम्स भी सिलेक्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया, टेस्ट असेंबलिंग में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है पैकिंग द टेस्ट। पैकिंग द टेस्ट ये है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया चैप्टर 1 में से मैंने इतने एमसीक्यूज़ देने, इतने शॉर्ट देने, इतने लॉन्ग देने हैं। चैप्टर 2 में से मैंने इतने एमसीक्यूज़ देने, इतने शॉर्ट देने, इतने लॉन्ग देने हैं और ये वाले क्वेश्चन्स देने हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 के हिसाब से तो हमने बुक में से निकाले हैं ना, या उस कंटेंट में से निकाले हैं। टेस्ट में तो हम ऐसे नहीं दे सकते कि पहले चैप्टर 1 के सवाल आ जाएँ सारे, फिर चैप्टर 2 के आ जाएँ। तो हम ग्रुपिंग करते हैं। सबसे ऊपर हम एमसीक्यूज़ दे देंगे या फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। अब एमसीक्यूज़ के अंदर चैप्टर 1 की हैं या चैप्टर 2 की हैं, चैप्टर 3 की हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ हम इकट्ठे कर देंगे। फिर अगर कोई ब्लैंक्स हैं, चैप्टर 4 में से ब्लैंक्स लेट्स सपोज़ हम ले रहे हैं, चैप्टर 8 में से ले रहे हैं, उनको इकट्ठा कर देंगे। शॉर्ट आंसर्स हैं तो उनको इकट्ठा कर देंगे इसी तरह से यहाँ पे, फिर लॉन्ग आंसर्स हैं तो उनको इकट्ठा कर देंगे। हमारे इसी तरह से पेपर्स में डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सिमिलर फॉर्मेट के जो आइटम्स हैं, उनको इकट्ठा अरेंज कर दें। इससे एक तो सिस्टमैटिक वे में वो आ जाते हैं, दूसरा हम इंस्ट्रक्शंस एक ही बार लिख लेते हैं। जैसे एमसीक्यूज़ में हम लिख देंगे ओवरराइटिंग इज़ नॉट अलाउड, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। तो अब अगर हम लोग ऐसे करें कि चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ पहले लिखें, फिर चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 3 के अलग लिखें, तो हमें हर बार इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम एक ही बार इंस्ट्रक्शंस लिख लेंगे, एक तरह के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर देंगे। सेकंड ये है कि आप जो आइटम्स हैं वो ईज़ी टू हार्ड रखें। जो स्टार्टिंग ऑफ पेपर में आइटम्स हैं उनको थोड़ा-सा ईज़ी रखें और फिर नीचे जैसे-जैसे हम आते चले जाएँ तो थोड़े हार्ड आइटम्स भी हम इंक्लूड करें। उसकी वजह ये है कि अगर पहला क्वेश्चन ही ऐसा होगा, ट्रिकी सा होगा, तो स्टूडेंट जिनकी मोटिवेशन या सेल्फ एस्टीम लो है, वो वहीं पे हाथ-पाँव उनके फूल जाएँगे और वो बाकी पेपर पे भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। फिर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, फॉन्ट साइज़ ऐसा हो, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइनों के बीच में जगह होनी चाहिए। अगर आंसर उसी पेपर पे अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। फिर अगर कोई एमसीक्यूज़ हैं तो आइटम्स और ऑप्शंस को सेम पेज पे रखें, और अगर आपने कोई डायग्राम दे दिया है, कोई मैप दे दिया, कोई डायग्राम दे दिया और उसके नीचे एमसीक्यूज़ हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं, तो जो मैप या डायग्राम है और उसके क्वेश्चंस हैं उनको सेम पेज पे रखें। ये नहीं है कि डायग्राम एक पेज पे और क्वेश्चंस अगले पेज पे, वो बार-बार पेपर टर्न करना पड़ता है बच्चों को और उससे भी एक हैसल क्रिएट होती है। तो इलस्ट्रेशंस को क्लोज टू डिस्क्रिप्शन दें, फिर आंसर की को रैंडमाइज़ करें। एक पैटर्न ना आ रहा हो एबीसीडी, 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 तो वो जिसको नहीं भी आता होगा वो भी उसी हिसाब से वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उनको मार्क कर लेगा। फिर डिसाइड करें कि आंसर कहाँ रिकॉर्ड होंगे। ओएमआर शीट पे रिकॉर्ड होंगे या उसी एमसीक्यू शीट पे टिक टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन को या ऐसे सर्कल करना है। तो ये चीज़ पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। फिर स्पेस दें टेस्ट टेकर की डिटेल्स के लिए कि सबसे ऊपर मेंशन हो, यहाँ अपने नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, ये चीज़ें बोल्ड में मेंशन हो, क्योंकि अक्सर बच्चे ये अटेम्प्ट करना, ये चीज़ फिल करना भूल जाते हैं, पेपर पढ़ना वो स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। फिर पेपर बनाने के बाद आप उसको प्रूफ रीड करें फॉर एरर्स, कोई मिस्टेक ना हो, कोई क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो, कहीं पे मिस प्रिंटिंग ना आ रही हो, ताकि उस टाइम पे जब टेस्ट दे दिया जाए तो उसके बाद फिर एक जो है वो प्रेशर ना क्रिएट हो कि पेपर में मिस्टेक आ गई है।
और टेस्ट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए, टाइम कितना आपके पास अलाउड है, कौन से पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप कटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोगों ने जो टेस्ट बनाया वो तो एक बनाया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक से ज़्यादा होते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो टेस्ट को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत आती है। अब उसमें एक तो आपको फोटोकॉपिंग मशीन का पता होना चाहिए, आप अपनी कॉपिंग इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करें कि आपने बैक टू बैक कॉपी करना है या एक पेज पे करना है। क्या आपको कोई ऐसा डायग्राम वगैरह है जिसमें कलर्ड फोटोकॉपी की भी ज़रूरत है, तो फोटोकॉपी के इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब क्वालिटी वेरी कर सकती है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ पेपर्स बीच में बहुत ब्लर आ रहे हों या टोनर वहाँ पे लो हो रहा हो या कोई ऊपर लाइन्स आ रही हों, तो इस तरह की चीज़ों को भी चेक करने की ज़रूरत है। तो हर एक 19th कॉपी के बाद या 10th कॉपी के बाद या 5th कॉपी के बाद आप एक दफ़ा दोबारा उसको चेक कर लें, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उसमें एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है और फिर उसके बाद वो फोटोकॉपियर बैठ जाते हैं और वो खुद ही होती रहती हैं और एंड पे वो पैक कर दी जाती हैं। तो हर एक 19th या 20th या 10th या 5th को एक रैंडम नंबर रख लें और वो वाली कॉपी चेक करें कि क्या ठीक हो रही है या नहीं हो रही। और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको मिक्स ना करें, उसको अपने पास रखें, ताकि अगर किसी भी फ़ोटोकॉपीड कॉपी के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो आपके पास अपनी ओरिजिनल कॉपी हो कि ये वाला मैंने टेस्ट बनाया था, इसके साथ मैं इसको मैच कर सकती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो ओरिजिनल कॉपी को आपने फ़ाइल करके रखना है। अब टेस्ट आपने बना लिया, टेस्ट आपने फ़ोटोकॉपी भी कर लिया, अब टेस्ट एडमिनिस्टर करना है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रॉपर्ली नहीं की गई, तो पीछे जो इतनी सारी मेहनत की गई है, वो ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इंश्योर करें कि आप के स्टूडेंट्स रेडी हैं फॉर द टेस्ट। एक तो उनको प्रिपरेशन पहले से कराई जाए और उसके बाद एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ये नहीं कि आप टेस्ट देने आए हैं, तो आप आके क्लास में डराना शुरू कर दें कि बहुत मुश्किल टेस्ट है, आज पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने जो-जो काम किए हुए हैं पूरे साल से। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि टेस्ट इतना ही मुश्किल नहीं है, आप लोगों के लिए ईज़ी है। टेस्ट के क्वेश्चंस को 2-2 3-3 दफ़ा आप रीड करें, 1 दफ़ा और उसको थोड़ा-सा सोचें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दें, जो आते हैं वो पहले करें, ईज़ी क्वेश्चंस पहले करें। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अचीवमेंट उनकी मोटिवेशन उनकी बूस्ट करें। फिर फेयरनेस रखें अमंग स्टूडेंट्स के, सारों को इक्वल टाइम पे चीज़ें मिल रही हैं, पेपर इज़ इक्वल टाइम पे मिल रहा है, इक्वल टाइम पे आप उनसे रिसीव कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बीच में सरप्राइज़ टेस्ट या सरप्राइज़ आपने कोई चीज़ पढ़ाई नहीं थी, आपने वैसे ही सरप्राइज़ में डाल दी कि ये तो तुम लोगों को पता ही होनी चाहिए थी। ये मैंने फलाने दिन एक दफ़ा क्लास में डिस्कस की थी, बुक में नहीं भी थी तब भी ये तुम लोगों को आनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर रूल्स क्लैरिफाई होने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करें मटीरियल्स को इवनली। अब जब टेस्ट आपने दे दिया, ड्यूरिंग द टेस्ट आपने मॉनिटरिंग करनी है। रिमाइंड करें स्टूडेंट्स को कि अपनी कॉपीज़ एक तो रिव्यू करें कि किसी के अगर टेस्ट के 4-5 पेजेज़ हैं तो रिव्यू करें कि कहीं कोई पेज नंबर मिसिंग तो नहीं है। और इसके अलावा अपनी कॉपीज़ जो है उनको हाइड करके रखें, ताकि चीटिंग को अवॉइड किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को साथ मॉनिटर करते रहें। अगर कोई बच्चा अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन पे बैठा हुआ है, तो आप उसको कहें कि ये बहुत टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलो, टाइम थोड़ा रह गया है। डिस्ट्रप्शंस को मिनिमाइज़ करें, बीच में बातें वगैरह एग्जामिनर्स जो हैं वो ना कर रहे हों आपस में, लोग आ जा ना रहे हों, वहाँ से उससे बहुत डिस्टॉर्शन होती है। और टाइम वार्निंग्स दें कि 1 आवर लेफ्ट, 30 मिनट्स लेफ्ट, 20 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है। और आफ्टर द टेस्ट यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया जाए सारों को। पहले एक दफ़ा आप कहते हैं स्टॉप राइटिंग, और फिर जिस सीक्वेंस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसके रिवर्स सीक्वेंस में आप उनसे कलेक्ट करें, ताकि सब स्टूडेंट्स को इक्वल टाइम मिले। अब हम लोगों ने टेस्ट ले लिया, अब उसके बाद टेस्ट को नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट की स्कोरिंग करना। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनकी तो की बनी भी होती है, हम की से मैच कर लेते हैं आंसर्स और हमें आइडिया हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि ऐसे टाइप की स्कोरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो हम लोगों को पहले से स्कोरिंग के क्राइटेरिया के बारे में प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि इंश्योर किया जाए, एक तो हमें खुद आइडिया हो कि हमने कैसे चेक करना है, दूसरा जब स्कोरिंग रूब्रिक पेपर पे मेंशन्ड होगी, पेपर पे उनके पार्ट्स के आगे-आगे आंसर्स दिए हुए होंगे, सॉरी नंबर्स दिए हुए होंगे, तो स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये वाला इसका पार्ट 3 मार्क्स का है, तो मैंने यहाँ पे किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है स्कोरिंग रूब्रिक का। रूब्रिक जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैं इन 4-5 रूल्स के अकॉर्डिंग देखूँगा कि राइटिंग क्लियर हो रही है, यानी स्पेलिंग्स किस तरह से हैं, ऑर्गनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट कैसी है, कितने पॉइंट्स कवर किए गए हैं। लेट्स सपोज ये 4-5 जो है पॉइंट्स उसमें रूब्रिक का हिस्सा है। तो स्कोरिंग रूब्रिक जो है उसको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उसका मकसद स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करना होना चाहिए कि चूंकि आपको इन चीज़ों पे असेस किया जाएगा, तो आप अपने क्वेश्चन में मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें तो लाजमी इंक्लूडेड हो, और कुछ आप करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ना लिखें कि राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट, बल्कि हम ये लिख दें कि राइटिंग इज क्लियर एंड थॉट्स आर कंप्लीट, तो मार्क्स आगे 5। तो इस तरह से स्टूडेंट को पता होगा कि अगर मेरी राइटिंग क्लियर होगी तो फिर मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मुझे 5 से कम मार्क्स मिलेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ स्कोरिंग रूब्रिक में एक तो स्कोर होते हैं, ऑफ कोर्स हम कितने नंबर्स देंगे कितनी परफॉर्मेंस को, फिर उन स्कोर्स को हासिल करने के लिए क्राइटेरिया कितना होगा। इस तरह से लिखा होता है कि 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क। अगर हमारा 5 मार्क्स का टेस्ट है, अगर 10 का होगा तो उसका अपोजिट। तो पहले स्कोर दिया हुआ होगा, स्कोर के आगे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ होगा। जैसे
यहाँ पे writing was clear but there were some grammatical mistake, writing unclear and grammatical mistakes also there, the sentence structure was not correct and बिल्कुल ही ununderstandable type of sentence, मतलब इस तरह से ये जो है ना क्राइटेरिया दे दिया होगा। तो क्राइटेरिया में स्पेसिफिक ट्रेड्स या फीचर्स होंगे जिनको हम मेजर करेंगे। यहाँ पे हम क्राइटेरिया की डेफिनेशन दे सकते हैं और समटाइम्स हम साथ में उसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। फिर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे बेस्ट होगा, यहाँ जैसे हम कह देंगे कि बेस्ट राइटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी मीडियम लेवल की है, एवरेज लेवल की है, तो इस तरह से हम एडजेक्टिव्स इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में हम उनके डिस्क्रिप्टर्स भी दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट्स इतनी क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम बना के उनकी फर्दर 3-3 4-4 बुलेट्स में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से एक स्कोरिंग रूब्रिक को फॉर ऐसे टाइप आइटम्स के अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट है या कोई इस तरह से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है या वैसे कोई एक्टिविटी है, तो उसके लिए भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन में जो ग्रेडिंग है वो मुश्किल होती है, रिलायबिलिटी भी उसकी कम होती है, तो हमें कंसिस्टेंसी अप्लाई करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि एक एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है तो वो डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट बच्चों को एक तरह से असेस करे, बल्कि अगर 2 से 3 रेटर्स हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में मल्टीपल एग्जामिनर्स होते हैं, मल्टीपल टेस्ट चेकर्स होते हैं, तो उनके जो चेकिंग है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि सारे बच्चों को हम इक्वली असेस कर रहे हों। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जजमेंट वेरी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, और रूब्रिक्स सिर्फ हम ऐसे के लिए नहीं यूज़ करते बल्कि ग्रुप वर्क के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए भी हम जो रूब्रिक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के रूब्रिक्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं होलिस्टिक स्कोरिंग रूब्रिक्स और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एनालिटिकल स्कोरिंग रूब्रिक्स। होलिस्टिक जैसे हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते हैं। इसमें हम ये नहीं बताते कि ये ए एलिमेंट भी इसमें प्रेज़ेंट हो, बी भी प्रेज़ेंट हो, जैसे डेफिनिशन भी प्रेज़ेंट हो, डिस्क्रिप्शन भी प्रेज़ेंट हो, कंपैरिज़न भी प्रेज़ेंट हो, एग्ज़ाम्पल भी प्रेज़ेंट हो। इस तरह से अगर मैं लिखूँ कि माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनिशन, एग्ज़ाम्पल्स, कंपैरिज़न और एक्सप्लेनेशन प्रेज़ेंट हो और साथ में मैं नंबर दे दूँ, इसके 2 नंबर हैं, इसके 3 नंबर हैं, इसके 4 नंबर हैं, इसके 2 नंबर हैं और ओवरऑल इस क्वेश्चन के लेट्स सपोज 10 मार्क्स नहीं है, जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है? तो टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो ये वाला जो टाइप ऑफ रूब्रिक है ना, जिसमें मैं एलिमेंट्स बताती हूँ, पूरे एक क्वेश्चन को एलिमेंट्स में ब्रेक करके हर एक एलिमेंट के अलग-अलग मार्क्स बताती हूँ। तो ये मेरे पास है एनालिटिकल स्कोरिंग रूब्रिक। अगर मैं इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर है उसको एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं करती, मैं बस वैसे बता देती हूँ कि अगर मेरे पास ये आंसर इस टाइप का होगा, अगर जो आइडियाज़ हैं वो क्लियरली रिटन और एडहेर्ड होंगे और इस तरह से पूरे क्वेश्चन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हो उसमें एक अच्छे तरीके से होगा, एलिमेंट्स तो मैं मेंशन ही नहीं करूँगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर इस लेवल की होगी तो इसको 10 मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर इस लेवल की होगी तो 8 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर इस तरह से मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करूँ और उसको एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन ना करूँ, एक सिंगल स्कोर के फॉर्म में बताऊँ, इस तरह से सब स्कोर्स के फॉर्म में ना बताऊँ, तो वो होलिस्टिक स्कोरिंग रूब्रिक होती है। अगर इस तरह से एलिमेंट्स में ब्रेक करके हर एक क्राइटेरिया की सेपरेट रेटिंग हो और फिर उनको प्लस करके टोटल मार्क्स बन रहे हो, ये एनालिटिकल स्कोरिंग रूब्रिक होती है। अब होलिस्टिक वाली बनाना ईज़ी होता है क्योंकि हमने उसको बहुत डिटेल्स तो बतानी नहीं है, बस बताना है कि ऐसा आंसर होगा तो इतने पूरे को नंबर मिल जाएँगे, एक स्कोर असाइन करना है। लेकिन जो एनालिटिकल है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि हम लोगों को पहले देखना पड़ता है कि इस आंसर में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, फिर उन एलिमेंट्स में कितने-कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब हम यूज़ कब करते हैं? अगर तो हमारे पास कोई एक सिंगल करेक्ट आंसर ना हो, क्रिएटिव वर्क है, कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें अपनी ओपिनियन है, तो अब वो तो कुछ भी हो सकती है, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स पहले से नहीं बता सकते। एक ओपन आंसर है, बस ओपन आंसर ये है कि अगर उस ओपन आंसर की क्वालिटी इस लेवल की होगी, तो हम उसको इतने मार्क्स देंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट्स होंगे और ये एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि वो स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिविटी पे है। तो फिर हम होलिस्टिक रूब्रिक यूज़ करेंगे। इसमें एक ओवरऑल क्वालिटी हम देखते हैं और ये ज़्यादातर समेटिव असेसमेंट में यूज़ होती है। जबकि जो एनालिटिकल है उसमें हम मल्टीपल फैकल्टी असेस करता है स्टूडेंट के वर्क को टुगेदर, कि अगर बहुत सारे स्कोरर जो हैं वो मिलके चेक कर रहे हों या आउटसाइड से कोई एग्जामिनर्स भी आके चेक कर रहे हों, या हमने ये बताना हो स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या हैं, कि जैसे डेफिनेशन में तो स्टूडेंट्स अच्छे हैं लेकिन कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं है, तो फीडबैक भी इसमें एक अच्छा मिल जाता है। और दूसरा ये कि अगर एक से ज़्यादा एग्जामिनर्स चेक कर रहे हैं तो वो सारे फिर एक ही उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से उसको चेक करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि अगर डिफरेंट एग्जामिनर्स होलिस्टिक स्कोरिंग रूब्रिक यूज़ करके चेक कर रहे हैं, तो जो मेरे लिए अच्छा है वो हो सकता है एग्जामिनर बी के लिए अच्छा ना हो या टेस्ट चेकर जो सी है उसके लिए अच्छा ना हो। तो होलिस्टिक वाले जो है ये यूजुअली एक ही बंदा चेक करता है, जो एनालिटिकल के रूब्रिक के अकॉर्डिंग होते हैं, ये मल्टीपल एग्जामिनर्स भी चेक कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है कि होलिस्टिक में क्विक स्कोरिंग आ जाती है और ओवरव्यू आ जाता है। लेकिन जो एनालिटिकल है, चूँकि इसमें एलिमेंट्स वाइज़ हम बताते हैं तो डिटेल्ड फीडबैक आ जाता है और कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा आ जाती है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस इसके अगेन यही है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम एक ओवरऑल स्कोर हम असाइन तो इसमें करते हैं, लेकिन हम वो किस तरह से असाइन करें, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये वाला जो है इसको करना आसान है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक गाइड अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो स्कोरिंग है वो थोड़ी-सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज के इस लेक्चर के अंदर
टेस्ट टेकिंग का ऑलमोस्ट जो सारा प्रोसीजर था उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जस्ट ये रह गया है कि हमारे पास जब रिजल्ट्स आ गए हैं, तो हमने उसको एक तो इंटरप्रेट कैसे करना है, उसकी हमारे लिए वैल्यू क्या है, और दूसरा ये कि हमने आइटम्स की, मैंने बीच में एक बात की थी डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, तो आइटम को हम किस बेस पे एनालाइज कर सकते हैं। हम वैसे तो कह देते हैं आज का टेस्ट आसान था, आज का टेस्ट मुश्किल था, लेकिन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की, कुछ स्केल्स की, कुछ फार्मूलाज की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर है इसका टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन के चैप्टर का, उसके अंदर हम ये वाली सारी चीजें आइटम एनालिसिस से रिलेटेड और जो स्कोर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन और उनकी इंटरप्रिटेशन और अप्रेजल से रिलेटेड जो चीजें हमारी रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इवैल्यूएशन की कुछ टाइप्स हैं, उनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। मैंने चीज़ों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एज मच ईजियर करके प्रेजेंट करूँ जितना हो सकता है, बट स्टिल अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कहीं पे कोई एम्बिग्विटी रह गई है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं और मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।